नमस्कार साथियों, हम बजटिंग और इंटरनल ऑडिट विषय पर गहन चर्चा के बाद यानी प्रीवियस वीडियो में हमने इस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझा है। अब हम अगले हिस्से में आ गए हैं जो है क्वेश्चन आंसर सेशन। इस सत्र में हम पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे जो बजटिंग और आंतरिक लेखा परीक्षा यानी इंटरनल ऑडिट से संबंधित हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम न केवल इस विषय की बेहतर समझ प्राप्त करेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से परीक्षाओं में इन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। यह सत्र खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो अपनी परीक्षा की तैयारी को एक कदम और मजबूत बनाना चाहते हैं। हमने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को चुना है ताकि आप इन्हें समझकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से बजटिंग और इंटरनल ऑडिट के महत्वपूर्ण पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए बजट, यानी आपसे पूछा गया है बजट का पर्पज। ऑप्शन ए में दे रखा है टू इंक्रीज एम्प्लॉय सैलरीज, बिल्कुल नहीं हो सकता बजट का पर्पज। द प्लान एंड कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्कुल ये हो सकता है। सी ऑप्शन में है टू मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स, कोई रिलेशन नहीं है। डी है टू एनालाइज प्रॉफिट मार्जिन्स, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हमने उसमें डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि बजट का जो पर्पज है वो है टू प्लान एंड कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हेंस बी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Which type of budget focuses on long term financial planning? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है तो आपको पता ही है कैपिटल बजट के अंदर होता है। रेवेन्यू या ऑपरेशनल बजट जो होता है उसके अंदर आप डे टू डे के खर्चे निकालते हैं। कैपिटल बजट ही है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ए बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, यानी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो बजट होता है उसे क्या कहा जाता है? पर्पजली उसे कहा जाएगा प्रोजेक्ट बजट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए वो बजट लाया गया है। इसीलिए इंक्रीमेंटल हो नहीं सकता, फिक्स्ड हो नहीं सकता, जीरो बेस्ड बजट बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट और क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी जो प्रीवियस ऑप्शन में आया है जीरो बेस्ड बजट, उसी को यहाँ आपको बताया गया है कि जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी जीरो बेस्ड जो बजटिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हिस्टोरिकल डाटा, एक फिक्स्ड बेसलाइन, जीरो और नो अजम्पशन, या फिर पास्ट बजट परफॉर्मेंस? नहीं, जीरो और नो अजम्पशन से शुरू होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, शून्य आधारित जो बजटिंग है, वो 1983 में अपनाया गया था और इसका उपयोग आमतौर पर प्रशासनिक सुधारों और सार्वजनिक व्यय में किया जाता है। अब बात आती है कि जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। एक ऐसा बजट का प्रबंधन का तरीका है जिसमें हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बजट को शून्य मानकर तैयार किया जाता है, यानी आपके पास अब खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो से स्टार्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में पिछले वर्ष के बजट या व्यय को आधार नहीं माना जाता, यानी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में इस फंड में इतना खर्च हुआ था तो इस बार आप इसे बढ़ाकर दे देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। शून्य से स्टार्ट किया जाता है। इसमें हर खर्च को एक नए सिरे से मूल्यांकित और स्वीकृत किया जाता है, यानी प्रीवियस ट्रेंड को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता। पास्ट में आपने जो किया वो किया, अब बताइए कि ये आपको काम करना है और जीरो से स्टार्ट करना है हर काम को। इसके लिए आपको कितने फाइनेंस की जरूरत होती है? वही होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसकी जो विशेषताओं में अगर आप काउंट करेंगे साथियों, तो शून्य से इसकी शुरुआत होती है। हर विभाग अपने खर्चों को औचित्यपूर्ण ठहराना जरूरी होता है, मतलब उसको जस्टिफाई करना है कि चाहे वो नया हो या पुराना, इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रीवियसली आपने उसमें कितना खर्च किया। इसी के साथ में प्राथमिकता पर आधारित होता है, लचीलापन है इसके अंदर और पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी होती है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं साथियों? अनावश्यक खर्चों में कटौती हो जाती है और बेहतर संसाधनों का आवंटन आप कर पाते हैं। अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी इसमें सुनिश्चित होती है। इसके नुकसान क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग के? वो है समय और आपका बहुत ज़्यादा इसमें श्रम लगता है, क्योंकि हर काम आपको शून्य से स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, क्योंकि फिर से आपको एस्टिमेट्स लेना पड़ता है, सब कुछ फ्रेश तरीके से करना होता है और जटिल संरचनाओं से इसे लागू करना थोड़ा सा कठिन होता है।
उदाहरण के तौर पर अगर आप जीरो बेस्ड बजटिंग को समझना चाहते हैं तो यदि एक विभाग को कार्यालय में नई मशीनरी की आवश्यकता है तो उन्हें यह साबित करना होगा कि वह मशीनरी क्यों जरूरी है, उसके लाभ क्या होंगे, बजाय इसके कि पिछले वर्ष की मशीनरी बजट को आधार बनाकर आप बजट को प्राप्त करना चाहें कि पिछले साल भी खरीदा इसलिए हम खरीदना चाहते हैं। ऐसा जीरो बेस्ड बजटिंग में नहीं होता। हर साल आपको उसकी आवश्यकता बतानी होगी कि आप ये चीज क्यों खरीदना चाहते हैं। तो आशा है जीरो बेस्ड बजटिंग अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर चीज को एक नए तरीके से समझना जरूरी होता है। साथियों, जहां भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और जहां पर फैक्ट बेस्ड सवाल आएंगे वहां पर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द मास्टर बजट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि मास्टर बजट है वो किस चीज से बना होता है। ऑप्शन ए ओनली ऑपरेशनल बजट, ऑप्शन बी सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट, ऑप्शन सी ऑल फंक्शनल बजट और ऑप्शन डी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। साथियों, मास्टर बजट होता है ऑल फंक्शनल जो बजट होता है, यानी ऑप्शन सी को हम यहां पर राइट करेंगे। अब इसे समझ लेते हैं कि जो मास्टर बजट है वो ऑल फंक्शनल बजट क्यों होता है। साथियों, मास्टर बजट के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग बजट, वित्तीय बजट, साथ ही आपको उसके अंदर में बताना पड़ता है कि ऑपरेटिंग में कितना बिक्री बजट है, उत्पादन बजट कितना है, खरीद बजट कितना है, प्रशासनिक बजट कितना है, यानी जितने भी फंक्शन के लिए एक यूनिट को चलाने के लिए आपको बजट की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी आते हैं मास्टर बजट के अंदर। यानी वित्तीय बजट को भी इसमें दर्शाना पड़ता है, आपके पास नकदी कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कितना है, बैलेंस शीट कितनी है, यानी फंक्शनल बजट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सभी मास्टर बजट के अंतर्गत आता है। एक ऐसा व्यापक बजट होता है जो किसी भी संगठन के सभी छोटे बजटों जैसे बिक्री हो गया, उत्पादन हो गया, नकदी प्रवाह हो गया, यानी सभी को एकीकृत करता है, यानी सभी चीजों को फंक्शनल में शामिल करता है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वित्तीय योजना का समग्र रूप होता है जो एक निश्चित अवधि या आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है मास्टर बजट। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर बजट क्या है। ऑल फंक्शनल बजट को मिला करके जो बजट बनता है वही होता है मास्टर बजट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। अब यहां पर पूछ लिया गया है आपसे फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल बजट का आंसर है ए बजट दैट चेंजेस विद आउटपुट लेवल्स, यानी उसमें आप कभी भी चेंज कर सकते हैं और उस चेंजेस से आउटपुट का लेवल है जो बढ़ना चाहिए, यानी आउटपुट होना चाहिए, तभी वो चेंजेस यानी सकारात्मक चेंजेस लिए हुए जो बजट होता है उसे ही कहेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ऑप्शन ए इज द राइट क्वेश्चन नंबर 6। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच बजटिंग अप्रोच एडजस्ट पीरियोडिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी कौन सी ऐसी अप्रोच है बजटिंग की जो एडजस्ट हो जाता है पीरियोडिकली परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये है रोलिंग बजटिंग, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोलिंग बजटिंग अप्रोच है वो एडजस्ट हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब समझ लेते हैं कि रोलिंग बजटिंग आखिर होता क्या है। साथियों, जो रोलिंग बजट होता है उसे नियमित अंतराल पर आप उसे संशोधित कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं। ये बजट वास्तविक प्रदर्शन यानी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर समायोजित किया जाता है। इसीलिए ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है कि विच अप्रोच एडजस्ट पीरियोडिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो रोलिंग बजट है जो कि परफॉर्मेंस के आधार पर समायोजित किया जाता है, जिससे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में बदलते हालातों और लक्ष्यों के अनुसार आप अपनी योजना में सुधार कर सकते हैं। अब बात आती है कि रोलिंग बजट के साथ परफॉर्मेंस एडजस्ट कैसे होता है, क्यों इसको रोलिंग बजट को परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया गया है। तो इसका कारण है नियमित समीक्षा, यानी रोलिंग बजट में प्रत्येक अवधि के अंत में पिछले प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, यानी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, कि पहले मंथ में आपने किस तरह का प्रदर्शन किया है बजट को लेकर के, उसके आधार पर आपको आगे का बजट दिया जाएगा। और वास्तविक प्रदर्शन को बजट के अनुमानों से तुलना किया जाता है कि एस्टिमेट ये किया था, आपने खर्च ये कर दिया और इस हिसाब से अगर कम खर्च हुआ है तो आपका बजट कम कर दिया जाएगा, और अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, आपने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, तो आपको फंड में कोई भी कटौती नहीं होगी, इवन आपको बढ़ा करके भी बजट दिया जाता है। तो रोलिंग बजट में हमेशा आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जांचा जाता है।
इसमें क्या होता है कि बदलते लक्ष्य और परिस्थितियों के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि यदि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तो उत्पादन बजट में संशोधन आप कर सकते हैं, यानी जो आपका उत्पादन है उसको आप बढ़ा सकते हैं। डिमांड बढ़ रही है तो आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बजट रखा था उसे बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है कि जो रोलिंग बजट है वो अधिकतर कंपनियों में परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। अब रोलिंग बजट जो है और उसमें क्या होता है कि हर समीक्षा के बाद एक नई अवधि या अगला महीना, तिमाही या हाफ ईयरली हो सकता है, उसे जोड़ा जाता है और यह बजट हमेशा अपडेटेड और एक तरीके से प्रासंगिक होता है, यानी एक हमेशा आपको अपडेट सूचना देता है रोलिंग बजट। अब रोलिंग बजट का उपयोग कहाँ होता है, इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी ने जनवरी से दिसंबर के लिए एक रोलिंग बजट तैयार कर दिया। अनुमानित बिक्री थी 10 लाख रुपए प्रति माह और उत्पादन की लागत थी 6 लाख रुपए प्रति माह। अब फरवरी की उन्होंने समीक्षा करी, समीक्षा करने पर वास्तविक बिक्री हो गई 8 लाख, यानी जो अनुमानित बिक्री की थी 10 लाख की वो बिक्री हुई 8 लाख और उत्पादन की लागत थी जो उन्होंने सोचा था 6 लाख में हम मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, वो उस पर बैठ गया 7 लाख रुपए। अब क्या करेंगे, अब विक्रय लक्ष्य को तो घटाया जाएगा, यानी मार्च के लिए 10 लाख से 9 लाख रुपए आपको टारगेट दिया जाएगा और उत्पादन बजट को समायोजित किया जाएगा। यदि कमजोर बिक्री का कारण प्रचार में कमी है तो प्रचार के बजट को बढ़ाया जाएगा। इस तरह से इसको समायोजित किया जाता है जिससे कि कंपनी का ओवरऑलिंग जो परफॉर्मेंस है वो सुधर सके। आशा है आपको अब रोलिंग बजट के अंदर किसी तरह का कोई शंका नहीं रही होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोलिंग बजट होता क्या है और किस तरह से परफॉर्मेंस से लिंक रहता है। अब है रोलिंग बजट के फायदे क्या हैं। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं, पहला तो फायदा यही है। दूसरा है बेहतर संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और समय पर निर्णय लेने में आपको मदद करता है रोलिंग बजटिंग, क्योंकि अगर मंथली आपने परफॉर्मेंस देखी, कंपनी की देखी, ऑर्गेनाइजेशन की देखी, तो वहां पर आपको सुधार करने के लिए मौका मिल जाता है। लेकिन अगर साल का एक बार आपने बजट दे दिया, ईयरली बजट, और उसके बाद साल के बाद पता चला कि कंपनी तो घाटे में है, तो आपके पास कोई भी समय अंतराल नहीं बचता सुधार के लिए। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में रूलिंग बजट परफॉर्मेंस के साथ लिंक होकर के काम करता है। इसके कुछ जो नुकसान भी हैं वो भी है कि बार बार अपडेट करने में समय और श्रम दोनों लगता है। लगातार बदलाव कर्मचारियों को भ्रमित भी करता है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा ध्यान इससे कम हो सकता है। इस प्रकार रोलिंग जो बजट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बदलते प्रदर्शन और बाजार की स्थितियों के हिसाब से अपनी योजनाओं को बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वो है वेरिएंस एनालिसिस कंपेयर्स, यानी वेरिएंस। हमने आपको बजट में बताया था कि वेरिएंस बजट के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि वेरिएंस एनालिसिस कंपेयर्स किसको कंपेयर करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट, बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेरिएंस तभी आएगा जितना आपने बजट दिया और जितना आपने एक्चुअल खर्च किया, उन दोनों के अंतर को जो वेरिएंस करता है वही वेरिएंस एनालिसिस कंपेयर्स कहलाता है। हेंस ऑप्शन ए इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बारे में विस्तार से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए जिसमें जहां पर मुझे लगेगा कि यहां पर आपको डिटेल में आंसर की जरूरत है वहां हम डिटेल में जाएंगे, नहीं तो सीधे फैक्ट पे आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, इन बजटिंग व्हाट डज टॉप डाउन अप्रोच मींस। अब यहां पर आता है टॉप डाउन अप्रोच होती क्या है, इसे समझने की जरूरत है। इसका आंसर होगा बजट इज इम्पोज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, यानी ऊपर से आपको बजट दिया जाता है, सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको कितने बजट में काम करना है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, आइए इसे मैं विस्तार से आपको बताता हूं। टॉप डाउन अप्रोच बजटिंग में एक ऐसा तरीका है जिससे बजट की योजना और लक्ष्य, यानी आपके जो टारगेट हैं, जो प्लान आपने किए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजमेंट द्वारा तय किए जाते हैं। इसके बाद इन लक्ष्यों और जो टारगेट्स आपको दिए हैं और जो संसाधन आपके पास हैं निचले स्तरों में वितरित किया जाता है। जैसे बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, सेक्शंस हो सकते हैं, यानी टॉप पर डिसाइड हुआ कोई चीज और नीचे तक उसको बता दिया कि आपको ये बजट में काम करना है, वही है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच से फायदे क्या होते हैं, एक तो सेंट्रलाइज आप डिसीजन ले सकते हैं, दूसरा टारगेट का आप एक निश्चित निर्धारण कर सकते हैं कि किसको क्या काम करना है, और
फिर क्या करता है, आपकी सीमा निर्धारण हो जाती है कि आपके पास कितना वक्त है और कैसे आपको काम करना है। टॉप डाउन अप्रोच के बड़े ही फायदे होते हैं। बजट पूरे संगठन की समग्र रणनीति के साथ आपको दिया जाता है, जिससे कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्य जो होते हैं यानी लॉन्ग टर्म जो आपके टारगेट्स होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है और इससे समय की बड़ी बचत होती है। स्पष्टता और नियंत्रण में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है कि टॉप से अगर कोई डायरेक्शन आया है तो नीचे वाले उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस दृष्टिकोण को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच होती है बजट इज इम्पोज्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। इसमें कुछ नुकसान भी हैं, जैसे वास्तविक जरूरतों की अनदेखी हो जाती है कि नीचे वालों को चाहिए क्या, ऊपर वाला ध्यान ही नहीं दे रहा है। दूसरे, इसमें कम भागीदारी होती है टॉप मैनेजमेंट की। और तीसरा होता है इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल की कमी होती है, यानी ऊपर से कोई आदेश आ गया, चाहे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, आपको तो फॉलो करना है। और यही है टॉप डाउन अप्रोच। आशा है आपको समझ में आ गई होगी टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है बजट के अंदर। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बजटिंग और आपके इंटरनल ऑडिट में देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। वहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो टर्म ही समझ में नहीं आएगी कि ये टर्म कहना क्या चाहती है और आप अपने राइट ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए तो कहता हूं आपको पीडीएफ के साथ वीडियो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जब पीडीएफ में आप देखते हैं तो सीधे आंसर पे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो रणनीति है, पीछे के जो तथ्य हैं, वो वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। इसीलिए 1.5 की स्पीड में पहले आप वीडियो सुनिए और फिर पीडीएफ को एक बार आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से उसको मेमोराइज करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट डज कंटीजेंसी बजट अकाउंट फॉर। यहां पर पूछा है कंटीजेंसी बजट किसके लिए होता है, क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनएक्सपेक्टेड और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कंटीजेंसी आपका बजट होता है। साथियों, बहुत सारे ऑफिसेज में आपने देखा होगा कंटीजेंसी फंड आता है। कंटीजेंसी फंड का मतलब ही यही है कि अगर कोई इमरजेंसी हुई या कोई ऐसी आवश्यकता आई, मान लो सर्दियों के मौसम चल रहा है, कंटीजेंसी के तौर पर अगर आपको कुछ खरीदना है या आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें खरीदनी है, अचानक से जरूरत पड़ गई सर्दी में कोई आइटम की, या बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया, आपको हीटर खरीदने पड़ गए, तो वो फंड होता है कंटीजेंसी फंड। यानी अचानक जिसके लिए आपने कुछ प्लान ही नहीं किया पहले से, अचानक जरूरत आन पड़ी, या जैसे कोरोना के टाइम में था आपको सैनिटाइजर ऑफिस में खरीदना पड़ गया, तो वो कंटीजेंसी फंड होता है जिसके द्वारा आप खरीदते हैं। अनएक्सपेक्टेड और इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज होता है कंटीजेंसी फंड। तो आशा है आपको कंटीजेंसी फंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं 11 की। दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इंक्रीमेंटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन। इंक्रीमेंटल जो बजटिंग होता है वो किस पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर बजटिंग। मैंने आपको बताया कि जीरो जो बैलेंस बजटिंग होता है उसमें तो प्रीवियस ईयर का कोई भी लेखा जोखा देखा ही नहीं जाता, लेकिन जो इंक्रीमेंटल बजटिंग होता है उसमें प्रीवियस ईयर का बजट देखा जाता है। अक्सर होता यह है कि अगर मान लो पिछली साल किसी बजट में आपने 5,000 रुपए का कोई चीज खरीदा या 5 लाख का खरीदा, इस साल आपको बढ़ा करके बजट दिया जाता है कि पिछली बार क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है इसलिए 5 लाख में कुछ पैसे या कुछ रुपए मिला करके आपको दे दिए जाते हैं। जैसे कि 5 लाख की जगह 5,20,000, 5,25,000, 5,30,000, हो सकता है 6 लाख रुपए। इसे कहते हैं हर साल बढ़ा करके बजट देना, इंक्रीमेंटल बजट देना। यही होता है प्रीवियस ईयर बजट पर आधारित बजट। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ए बजट प्रिपेयर्ड फॉर नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। उसका है आंसर डी इज द राइट ओवरहेड बजट। अब बात आती है कि जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, ओवरहेड बजट एक ऐसा बजट होता है जो नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे एचआर हो गया, आईटी हो गया या प्रशासनिक विभाग हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट को बोलते हैं नॉन रेवेन्यू। यानी जहां से कोई आय जनरेट नहीं होती, जहां से कोई इनकम जनरेट नहीं होती, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है नॉन रेवेन्यू। और ऐसे डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट ही होते हैं, उसमें एचआर भी आता है, आपका आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट जिसमें कंप्यूटर वगैरह देखे जाते हैं वो डिपार्टमेंट होता है, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, विभाग है जो, वो इसमें नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है। इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा तैयार किया जाता है नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के द्वारा ओवरहेड बजट। अब बात आती है ये विभाग सीधे तौर पर
आय तो उत्पन्न करते नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट जरूर प्रदान करते हैं। तो ओवरहेड बजट के जो मुख्य तत्व है, मानी कि बजट यहां से तैयार होता है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट करेगा वो दूसरा डिपार्टमेंट है, इसीलिए इस बजट को कहा जाता है ओवरहेड बजट। यानी जिस डिपार्टमेंट जो ऊपर है उस डिपार्टमेंट के द्वारा बजट तैयार करना, जो कि कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। इनकम जनरेट कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इनकम जनरेट करता है उस बजट के द्वारा। लेकिन क्योंकि ये टॉप डिपार्टमेंट से आता है, ओवरहेड डिपार्टमेंट से आता है, प्रशासनिक विभाग से आता है, इसीलिए ये नॉन रेवेन्यू जो जनरेटिंग डिपार्टमेंट हैं वो बजट तैयार करते हैं ओवरहेड बजट को। यानी इस बजट के जो मुख्य तत्व होते हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड होता है, यानी स्थिर खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन लेवल को बदलने पर भी नहीं बदलते, यानी वो खर्चे होने ही हैं। ऐसे खर्चों के लिए ये मतलब बजट तैयार किया जाता है। जैसे आपका रेंट हो गया, आपका परमानेंट स्टाफ सैलरीज हो गया, या आपका इंश्योरेंस हो गया। अब इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चे तो आपके होंगे ही। इसी तरह से वेरिएबल आपके जो खर्चे होते हैं, परिवर्तनीय खर्चे जिनको बोला जाता है, जैसे एक्टिविटी लेवल के अनुसार ये बदलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, रिपेयर कॉस्ट हो गया, ये तमाम खर्चे जो आते हैं ये सारे के सारे ओवरहेड बजट के अंतर्गत आते हैं। सेमी वेरिएबल भी इसके अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं, जैसे आपका मेंटेनेंस, फोन बिल, ये सब भी इसमें आते हैं। अब इसका पर्पज क्या है, क्यों तैयार किया जाता है इस तरह का बजट? वो है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, यानी आपके खर्चे नियंत्रित करने के लिए ऐसा बजट तैयार किया जाता है। यह खर्चों की निगरानी करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही ये काम करता है रिसोर्स अलोकेशन के लिए, यानी अगर आप इस तरह का बजट नहीं बनाएंगे तो आपके डे टू डे खर्चे में कौन से खर्चे में कितना पैसा जाएगा, कहाँ पे क्या खर्च होगा, फ़ोन का कितना होगा, बिजली का कितना होगा, उनका अलोकेशन नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, और आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी फेल हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप इसे समझें कि जो ओवरहेड बजट है वो किस तरह काम करता है, तो उसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। HR डिपार्टमेंट अपने खर्चों के लिए बजट बनाता है, जैसे आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो गया, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट हो गया। ओवरहेड बजट सुनिश्चित करता है कि खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, यानी इन सब में जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे आपका रिक्रूटमेंट पर हो गया, या आपकी ट्रेनिंग पर हो गया, या आपकी जो सैलरीज पर हो गया, एक निश्चित मद के अंदर हो, इसीलिए ये बजट बनाया जाता है और सुचारू रूप से आपका डिपार्टमेंट चलता रहे। संक्षेप में ओवरहेड बजट एक नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्लानिंग और फाइनेंशियल एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आशा है आपको अब समझ में आ गया होगा कि ओवरहेड बजट नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों बनाता है, किस तरह बनाता है, किन किन खर्चों को कवर करने के लिए बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमने डिस्कस किया है, ए बजट प्रिपेयर्ड फॉर नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट इज कॉल्ड ओवरहेड बजट, यानी जो नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिस बजट को बनाता है उसे कहा जाता है ओवरहेड बजट। ऑप्शन डी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 12। आशा है आपको अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको नॉट को स्पेसिफिक ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर आपको ऐसा लक्षण पूछा है जो बजटिंग का लक्षण नहीं है। जब हमने आपको बजटिंग प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था तो वहाँ पर कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए थे बजटिंग के, उनमें से यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल बजटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ओवर एस्टिमेशन कभी भी बजट में होता ही नहीं है। बजट तो बनाया ही इसलिए जाता है कि एस्टिमेट बना रहे, और रियलिज्म होता है, क्लैरिटी होता है, लेकिन ओवर एस्टिमेशन नहीं होता। और यही कारण है कि ऑप्शन बी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक कैश बजट हेल्प्स इन, कैश बजट जो है वो किस में आपकी सहायता करता है? ऑप्शन ए एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैनेजिंग डेली कैश फ्लो, बिल्कुल। कैश बजट हमेशा आपकी डेली की ज़रूरतों के लिए होता है, क्योंकि जितना बजट आप अपने पास कैश में रखेंगे वो इसीलिए होता है कि छोटी छोटी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है उनको आप कैश से पूरा कर सकें। मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 500 रुपये किसी को डिलीवरी चार्ज देना है, 100 रुपये देना है, 300 रुपये देना है, 50 रुपये देना है, तो आप उसके लिए चेक तो नहीं काट सकते या कह तो नहीं सकते कि तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वो
दिहाड़ी मजदूरी पर जो आपकी कंपनी में काम करने आते हैं उनकी डेली की ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए मैनेजिंग डेली कैश फ्लो को ही कैश बजट सहायता करता है। इसीलिए 14 नंबर पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज पार्टिसिपेटरी बजटिंग, यानी पार्टिसिपेटरी बजटिंग के बारे में पूछा है कि पार्टिसिपेटरी बजटिंग आखिर होता क्या है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन बजट प्रिपरेशन। जिस कंपनी का बजट बन रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का बजट बन रहा है, जिस स्टेट का बजट बन रहा है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज से सलाह करके बजट बनाते हैं तो वो बजट होता है आपका पार्टिसिपेटरी बजट, यानी सभी ने पार्टिसिपेट किया है बजट बनाने में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज के सजेशंस को लेकर के बजट बनाया है, इसीलिए उसे पार्टिसिपेटरी बजट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग फोकसेस ऑन। आपसे पूछा है कि परफॉर्मेंस बजटिंग जो होता है वो किस पर फोकस करता है। हमेशा परफॉर्मेंस बजट जो होता है वो आउटपुट और आउटकम्स पर फोकस करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही उसमें देखी जाती है कि इस बजट जो आपको बजट दिया गया है उससे आपने आउटकम क्या दिया, प्रोडक्टिविटी क्या दी, यानी आपने टोटल आउटपुट क्या निकला इस पैसे खर्चे से, यानी जितना बजट आपको दिया, जितने पैसे आपको दिए, आपने इससे क्या करके दिखाया, यही तो है परफॉर्मेंस बजट। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉनेटरी बजट। नॉन मॉनेटरी बजट होती है जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, यानी कैश बजट है उसमें भी पैसे का लेन देन होगा, सेल्स होगा तो भी पैसे का लेन देन होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा तो भी पैसे की जिसमें बात होगी, लेकिन मटेरियल बजट एक ऐसा होता है जिसमें सामान का आदान प्रदान होता है, वही होता है नॉन मॉनेटरी बजट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं 18 की, बजटरी कंट्रोल एंश्योर। बजटरी जो कंट्रोल होता है वो क्या एंश्योर करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अडेरेंस टू फाइनेंशियल टारगेट्स, यानी जो बजटरी कंट्रोल है, बजट के ऊपर आप जो कंट्रोल स्थापित करते हैं, कहने का मतलब यह है कि जब आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जब फीडबैक्स लेते हैं, कितने परसेंट बजट हुआ, कितने परसेंट आपने खर्च किया, तो ये जब रिपोर्ट एंड रिटर्न जो आप मॉनिटरिंग करते हैं, बजटरी कंट्रोल जो करते हैं, वो क्या काम आता है, क्या इंश्योर करता है, वो अडेरेंस करता है आपके फाइनेंशियल टारगेट को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अडेरेंस टू फाइनेंशियल टारगेट। इंक्रीज प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इंप्रूव्ड एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन से भी मतलब नहीं है, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट से भी मतलब नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बजटिंग और इंटरनल ऑडिट पर ऑलरेडी आपकी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहीं से ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच एक्ट गवर्न्स पब्लिक बजटिंग इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछा गया सवाल है। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट 2003। तो ये जो एक्ट है 2003 का, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट 2003, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ए सरप्लस बजट इंडिकेट्स। अब यहां पर आपको टर्म आया है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट किसे इंडिकेट करता है? तो आंसर के तौर पर तो है बी, यानी रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, इसको इंडिकेट करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर सरप्लस बजट होता क्या है। विद्यार्थियों, सरप्लस बजट की जब मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि सरकार की कुल आय यानी रेवेन्यू उसकी कुल व्यय यानी एक्सपेंडिचर से अधिक है। सरप्लस बजट का मतलब है कि आपकी आय आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, यही होता है सरप्लस बजट। कुल व्यय से अधिक होने के कारण इसे ऐसे समझाया जा सकता है, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि अगर सरकार को 100 रुपए की कमाई हुई टैक्स और अन्य स्रोतों से, लेकिन उसने केवल 80 रुपए खर्च किए तो 20 रुपए बच गए, इसे ही बोलते हैं सरप्लस। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सरप्लस बजट इंडिकेट जो करता है वो रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर को करता है, यानी आपके पास एक्सपेंडिचर तो कम और आय है ज्यादा, तभी आपका सरप्लस बजट बनेगा। अगर इसे इकोनॉमिकल भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं आपको समझाऊं
तो ये इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट उसकी राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती हैं तो इसे सरप्लस बजट कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार को टैक्स से 10,000 करोड़ रुपए मिले और उसने सार्वजनिक सेवाओं पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो बचा हुआ 1,000 करोड़ रुपए उसके पास सरप्लस बजट है। ये महत्व, इसका महत्व के बारे में बात करें तो ये दिखाता है कि सरकार के पास अपने कर चुकाने या भविष्य के लिए बचत करने के लिए अतिरिक्त पैसा है। इस संकेत इससे ये मिलता है कि सरप्लस बजट आमतौर पर आर्थिक स्थिरता या सुधार के समय देखा जाता है, यानी जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट होता है तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी देश को किसी तरह के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आशा है आपको सरप्लस बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सरप्लस बजट क्या होता है और क्या इंडिकेट करता है, यानी रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर जब होता है तब जाकर के आपका बनता है सरप्लस बजट। ऑप्शन बी इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। साथियों 21 है विच डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल बजटिंग इन इंडिया। अभी तक हमने एक्ट पढ़ा था FRBM 2003 और अब पूछा है कि जो सरकार का राष्ट्रीय बजट बनाया जाता है वो कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है। तो आपको पता ही है फाइनेंस मिनिस्ट्री इस काम को करती है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इन ए गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डिफिसिट रेफर्स टू, यानी रेवेन्यू डिफिसिट जब होता है तो वो किसको रेफर करता है गवर्नमेंट के बजट में, यहां पर पूछा गया है। तो आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसे यहां विस्तार से मैं आपको समझाता हूं कि रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो होता क्या है। विद्यार्थियों रेवेन्यू जो डिफिसिट है वो सरप्लस बजट से एकदम उल्टा है, यानी यहां पर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी रिसिप्ट आपके पास कम है और एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है, इसीलिए आपका बनता है रेवेन्यू डिफिसिट। आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि सरकार की जो कुल आय है उसकी राजस्व जो रिसिप्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है, यानी आय है कम और खर्चा है ज़्यादा। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। यह स्थिति सरकार की वित्तीय स्थिति के असंतुलन को दर्शाती है, यानी सरकार के पास आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत है रेवेन्यू डिफिसिट। अब आप इसे इस मुहावरे से ज़्यादा अच्छे तर्कसंगत से समझ सकते हैं कि जब सरकार की कमाई जैसे टैक्स हो गए, नॉन टैक्स राजस्व हो गया, रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे पेंशन, सैलरी, सब्सिडी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो उसे रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। यानी सरकार के पास पेमेंट देने के लिए भी पैसा ना हो, अपने कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए पैसा ना हो, ऐसी स्थिति होती है रेवेन्यू डिफिसिट। अगर इसको फार्मूला के तौर पर अगर आप देखें या इस कैलकुलेशन के रूप में मैं आपको समझाना चाहूँ तो सब सरकार की आय मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए, राजस्व हो जाए 60,000 करोड़ रुपए, तो रेवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का। और यह दर्शाता है कि सरकार अपनी नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, आपकी एशिया ADB जो बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, वहाँ से उधार लेती है। और इसका यह भी दर्शाता है कि सरकार अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रही है और सरकार को राजस्व घाटा हो जाता है, यानी रेवेन्यू डिफिसिट हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको टैक्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, गैर जरूरी खर्चों को कम करना पड़ सकता है, आय के नए स्रोत सरकार को ढूंढने पड़ सकते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ते खर्च और कमाई के बीच असंतुलन को भी दर्शाता है, यानी यही हमारा आंसर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड और रेवेन्यू रिसिप्ट के से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट होता है। आशा है आप अब इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज नॉट पार्ट ऑफ ए कैपिटल बजट। अब यहाँ पर कैपिटल बजट के बारे में पूछ लिया कि कौन सा पार्ट है जो कैपिटल बजट का नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी बिल्कुल कैपिटल बजट में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कर सकते हैं, लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, वेजेज है, वो आप कैपिटल बजट में नहीं होता, वो रेवेन्यू बजट में होता है। यानी आपकी जो डे टू डे के खर्चे हैं
उनमें शामिल होता है। कैपिटल बजट हमेशा इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बजट स्लैक रेफर्स, यहाँ पर एक टर्म आई है बजट स्लैक, और वो पूछा है कि ये क्या होता है, किसको रेफर करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू और ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ये होता है बजट स्लैक। इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। यानी जब अंडर एस्टिमेट किया जाता है आपकी रेवेन्यू को और ओवर एस्टिमेट किया जाता है आपके एक्सपेंसेस को, हिंदी में कहें तो बजट स्लैक का मतलब है कि बजट बनाते समय जानबूझकर आय को तो कम दिखाया जाए और खर्च को ज़्यादा दिखाया जाए, इसे ही कहते हैं बजट स्लैक। इससे बाद में प्रदर्शन को बेहतर दिखाया जा सकता है, यानी अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखाया जाता है, आय को कम दिखा दिया जाता है, और यही बजट स्लैक कहलाता है। इसे आसान भाषा में अगर समझाऊं तो जब बजट में जानबूझकर ऐसा अनुमान लगाया जाए जो वास्तविक स्थिति से अलग हो, जैसे कम आय और ज़्यादा खर्च, ताकि लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके, इसे बजट स्लैक कहते हैं। अगर किसी विभाग का वास्तविक खर्च मान लो 50 लाख है, लेकिन वह अपने बजट में 60 लाख का अनुमान देता है कि मेरा तो खर्चा 60 लाख होगा, या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी विभाग को 1 करोड़ कमाने की संभावना है, वह अपना दिखाता है कि मुझे तो 80 लाख तक ही कमा पाऊंगा, तो लेकिन बाद में वो 1 करोड़ कमा लेता है, तो इसे कहेंगे बजट स्लैक। इसी तरह से जब उसने 60 लाख रुपए अपना एक्सपेंडिचर दिखाया, 50 लाख में काम चला लिया, तो 10 लाख रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, तो इसे बोलते हैं बजट स्लैक। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसा किया क्यों जाता है, इसे समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े स्टेट्स प्रदर्शन को बेहतर दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा खर्चा इतना था, हमने बजट खर्चा इतना था, फिर भी इतनी बचत कर ली। एक्चुअली वो नहीं है, आपने अपनी रेवेन्यूज को कम दिखा करके खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, इसीलिए आपको बचत है जो सो हो रही है, नहीं तो आपके पास 1 भी रुपए नहीं बचता। दूसरा, भविष्य के लिए सुरक्षा रखने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि आप ज़्यादा खर्चे दिखा देंगे और रेवेन्यू कम दिखा देंगे, तो इससे होगा कि लोग डरेंगे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लोग खर्चा कम करेंगे और इससे आपकी आय कम बताई जाती है, खर्च ज़्यादा, तो ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त पैसा बचाया जा सकता है। और इसका प्रभाव हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव क्या होगा, निश्चित परिस्थितियों के लिए आपको एकदम से पैसा बच जाएगा, लेकिन नकारात्मक क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वास्तविक क्षमता और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और संसाधनों का ऐसे में दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो 50 लाख रुपए में खर्च ना करके 60 लाख मिल गया, अब तो 60 लाख खर्च कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए बजट स्लैक को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसको रोका कैसे जा सकता है, बजट प्रक्रिया में आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो, वरिष्ठ जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी निगरानी में बजट बनाना चाहिए, वास्तविक और एकदम से तार्किक अनुमानों का उपयोग करना चाहिए कि वास्तव में जो खर्च बताया जा रहा है उतना खर्च होगा भी या नहीं, तो यही देखा जाता है बजट स्लैक के अंदर। बजट स्लैक एक रणनीतिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये वित्तीय प्रबंधन के जब नैतिक पहलुओं की बात होती है तो ये बहुत ज़्यादा चुनौती पैदा करती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24, बजट स्लैक रेफर टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू और ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। आशा है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। इसीलिए तो कहता हूं, देखिए आप अगर पीडीएफ में डायरेक्ट इसको पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, वहां पीडीएफ प्रिंट से पहले आपको वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं इसके पीछे की कहानी आपको समझाता हूं वो केवल वीडियो में होती है, पीडीएफ के अंदर नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूं कि पहले आप सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड ब्रॉडअप होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट जब एक बार बन जाते हैं फिर आप पीडीएफ से उसको रिवाइज करिए, तो आप एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ए बैलेंस्ड बजट मीन्स, एक बैलेंस्ड बजट क्या होता है ये पूछा है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेवेन्यू इक्वल्स एक्सपेंडिचर। जब आपकी आय और व्यय समान हो जाएं तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड बजट। इसीलिए रेवेन्यू इक्वल्स एक्सपेंडिचर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थियों यहां पर हमारे बजटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हुए, यानी 25 क्वेश्चन हमने कोशिश की थी कि डिफरेंट एग्जाम से हम बजटिंग पर आने वाले क्वेश्चनों को लें, क्योंकि होता यह है कि एक स्मॉल सब्जेक्ट है और यहां पर किसी एग्जाम में एक मुश्किल से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट पेपरों को ढूंढना, अलग अलग IITs के पेपर जितने भी हमें रिसोर्सेज मिले उन सबसे ये 25 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन थे। बेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से जो रिपीट हुए, तो वो क्वेश्चन हमने बार बार नहीं लिखे, एक क्वेश्चन को एक ही बार लिखा है, यानी कोई क्वेश्चन अगर डिफरेंट फॉर्म में भी पूछ लिया है तो भी हमने उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि मुझे यह संख्या नहीं बढ़ानी है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्वालिटी कंटेंट देना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जिससे उससे बनने वाले उस तरह के प्रश्न अगर कोई भी आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी एक प्रश्न से आप 4 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। अगर इस तरह से मैं बनाऊं तो 200 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन टॉप 25 क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप अच्छे से डील कर सकें, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। अब हमारे जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इंटरनल ऑडिट के ऊपर, तो आइए उनको भी 25 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे दोनों की दोनों कॉन्सेप्ट आपके बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएंगे। विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इंटरनल ऑडिट। अब तक हमने बजटिंग की बात कर ली, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे या जो आए हुए हैं उन सबको भी हमने सॉल्व कर लिया, तो बजटिंग वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट की। क्वेश्चन नंबर 26 यानी इंटरनल ऑडिट का पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमने सीरियली क्वेश्चंस रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट, टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने के लिए ही इंटरनल ऑडिट किया जाता है। टू ओवरसी एक्सटर्नल ऑडिट बिल्कुल गलत है। टू कैलकुलेट एम्प्लॉय सैलरी बिल्कुल गलत है। टू वेरीफाई अकाउंट्स, यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूजन करेगा, टू वेरीफाई अकाउंट्स को कर देगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का मकसद है। ऑडिट का मकसद हो सकता है वेरीफाई अकाउंट, लेकिन इंटरनल ऑडिट का मतलब नहीं हो सकता वेरीफाई अकाउंट। ऑडिट का मतलब ही वेरीफाई अकाउंट होता है, लेकिन जब बात ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट की आती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसेस है उनको इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, जो कि फाइनल ऑडिट होगा तब आपके मिस्टेक्स ना पकड़ में आए, यानी कोई ऐसा ब्लंडर मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हल करने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि आपको पता चलता है कि किस ट्रेंड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस को घुमा सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्जाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब यहां पर पूछ लिया गया है फीचर, जो हमने वीडियो में बात की थी उसी पे क्वेश्चन ये बेस्ड है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऑप्शन ए इज द राइट, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। आपको पता ही है, पहली रिक्वायरमेंट मैंने बोला था कि इंटरनल ऑडिट का जो पहला रिक्वायरमेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है जो ऑडिटर के लिए है, वो है इंडिपेंडेंस। उसकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इम्पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसीलिए इसका मेन फीचर है इंटरनल ऑडिट का। ऑडिट प्लानिंग, एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन, रेगुलर ट्रेनिंग, ये सब एक एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों, एग्जामिनर क्या है कि आपको घुमाने के लिए ना सेम जैसे ऑप्शंस रखता है, जैसे 27 में आप देख लीजिए, ऑडिट प्लानिंग है, बहुत सारे विद्यार्थी कर देंगे, रेगुलर ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि जो इंटरनल ऑडिट किया क्यों जा रहा है, उसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी के लिए, क्योंकि ऑडिटर की मेन जरूरत है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और अपनी ओपिनियन बायस होकर के ना दे, एकदम से बता दे कि यहां आपकी कमी है, यहां आपको सुधार की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ इंटरनल ऑडिट। देखिए, क्वेश्चन वही है, लेकिन एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस को घुमा सकता है, आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर पूछ लिया मेन बेनिफिट ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क। यानी सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑडिट का बेनिफिट है वो रिस्क जो हो सकती है, फ्यूचर में ब्लंडर हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको मैनेज करना ही उसका मकसद है। ऑप्शन बी इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 28। बात करते हैं 29 की, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकमेंडेशंस इन इंटरनल ऑडिट। यानी जब आप फाइंडिंग्स, देखिए कोई भी ऑडिट होता है तो सबसे पहले फाइंडिंग्स बनाता है, यानी आपके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करेगा, उनमें फाइंडिंग्स लिखेगा, जहां भी उसे गड़बड़ लगेगी तो फाइनल अपना रिकमेंडेशन देगा कि किस रूल के अंदर आपको ये करना चाहिए था, आपने किया ये, आपने इस रूल को तोड़ा है। तो रिकमेंडेशंस जो है पर्पज उसका क्या हो सकता है इंटरनल ऑडिट में, वो है ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड
प्रोवाइड सजेशंस फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी आपको एक तरीके से जो रिकमेंडेशन आया है इंटरनल ऑडिट में वो आपके लिए सजेशन है कि यहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है, यहां पर आपके अकाउंट को ठीक कर लीजिए, यहां पर आपने अपनी गलती की है तो इसे रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, जिससे क्या होगा जब कैग ऑडिट करेगा आपके अकाउंट्स का तब बड़ी मिस्टेक्स ना पकड़ में आए, जिससे आपके डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है। छोटे छोटे जो लैब साइज है वो बड़े लैब्स में तब्दील हो चुके होते हैं, क्योंकि अगर आप मंथली इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो उस महीने का ही अकाउंट में गड़बड़ मिलेगी। अगर आपने वो गड़बड़ नहीं रोकी तो आप सोचिए कि 12 महीने के बाद जब आपका फाइनेंशियल ईयर बंद होगा उस समय पर कितनी बड़ा आपका अमाउंट का गड़बड़ झाला हो चुका होगा कि 12 महीने तक आपको प्रीवियस सारे रिकॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे, जो कि टफ टास्क होता है, वो हो नहीं पाता है। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट टू प्रोवाइड सजेशंस फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30, हु परफॉर्म इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट कौन परफॉर्म करता है? ये मैंने आपको वीडियो में क्लियर बताया था कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसी डिपार्टमेंट जिसकी एक टीम बनाई जाती है, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, उस सब्जेक्ट के नॉलेजेबल वाले बंदे होते हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी ऑफिसेज में जाकर के इंटरनल ऑडिट करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स इसका पार्ट नहीं होता है इंटरनल का, उसी डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट ऑफिसेज में जाके सारे अकाउंट को चेक करते हैं और अकाउंट स्पेशली जो जिस डिपार्टमेंट का अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसकी टीम आती है और वो चेक करती है आपका इंटरनल ऑडिट। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं 31 की। व्हाई इज रिस्क मैनेजमेंट एसेंशियल इन इंटरनल ऑडिट? अब यहां से आपसे पूछ लिया है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनल ऑडिट की, कैसे? ऑप्शन ए इज द राइट टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही इंटरनल ऑडिट किया जाता है, इसी रिस्क को कम करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन या एक्सटर्नल ऑडिटर या सेव टाइम से कोई लेना देना नहीं है, एफिशिएंसी के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट? विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल इज ओनली फाइनेंशियल वेयर एज इंटरनल ऑडिट इज ब्रॉडर। यानी आप इसे समझ सकते हैं सरल भाषा में कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर क्रिएटेड टू मैनेज एंड सेफगार्ड एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज इफेक्टिवली। यानी यह नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है इंटरनल कंट्रोल, जो संगठन की संपत्तियों की सुरक्षा और कामकाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाया जाता है। यानी इंटरनल कंट्रोल के अंदर तो ऐसे दिशा निर्देश होते हैं जो आपके संगठन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। यानी वो हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल रूप से आपको क्या करना है उसको कंट्रोल करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो है इंटरनल कंट्रोल। इसका पर्पज होता है प्रिवेंट एरर, फ्रॉड एंड एंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल कंट्रोल आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारी जो आप दी जाती है वही है इंटरनल कंट्रोल। अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एक स्वतंत्र जांच है जो ये देखती है कि आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी इंटरनल ऑडिट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको जांचने के लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट। आशा है आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट। इंटरनल कंट्रोल होता है कि फाइनेंशियल रूप से जितने भी दिशा निर्देश हैं, जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, किसी डिपार्टमेंट में हर एक ऑफिसर को एक जिम्मेदारी दी जाती है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। हर पद पर आदमी का अपना एक एरिया होता है, एक एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें वो काम करता है। तो इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट। यानी फाइंड द वीकनेसेस, सजेस्ट इंप्रूवमेंट एंड एंश्योर कंप्लायंस विद लॉ एंड पॉलिसीज, इसके लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट। यानी इससे आप धोखाधड़ी की पहचान कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। यानी नेचर के रूप में अगर आप बात करें तो इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो आपका प्रोसेस एंड सिस्टम है। यानी अगर आप मैं ब्रॉड एस्पेक्ट से आपको समझाऊं तो इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया है? आपका प्रोसेस और सिस्टम। और इंटरनल ऑडिट क्या हो गया है? रिव्यू एंड एवल्यूशन। यानी इंटरनल कंट्रोल का
रिव्यू करने का काम करता है इंटरनल ऑडिट। पर्पज की बात करते हैं तो इंटरनल जो कंट्रोल है वो आपके प्रिवेंट प्रॉब्लम को होने से रोकता है। इंटरनल कंट्रोल यानी मिस्टेक होने से रोकने के लिए किया जाता है इंटरनल कंट्रोल। और अगर आपकी जो मिस्टेक्स हो गई हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट। आशा है आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट के बीच के अंतर को। अगर इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं तो इसका मैनेजमेंट जो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो है इंटरनल कंट्रोल। और अगर इंडिपेंडेंट टीम आकर के उसको चेक करे, इंटरनल कंट्रोल को इंडिपेंडेंट टीम के रूप में जो आकर के चेक करती है वो है इंटरनल ऑडिट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं। जैसे अप्रूवल, कोई भी आपने क्लेम डाला, आपने मान लो पोस्टिंग हुई आपकी, आपने पोस्टिंग क्लेम डाल दिया, तो उसका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो है इंटरनल कंट्रोल। यानी ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ट्रक का बिल चाहिए, आपको इधर से उधर गए हो आपके टिकट्स चाहिए, आपका रास्ते का खर्चा पानी जो भी है वो चाहिए, तो ये सब टीडी गए हो तो टीडी टेम्परेरी ड्यूटी आपकी होती होगी, उसके अंदर में भी आप जब बिल्स लगाते हैं तो उसको पास करने के लिए जो प्रोसेस है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है कि ये लाके दीजिए तब आपको हम पास करेंगे, वो है इंटरनल कंट्रोल। और वो जो पास किया हुआ है बिल वो सही से पास हुआ है या नहीं हुआ उसको जांचने के लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट। आशा है अब तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरनल कंट्रोल इज ओनली फाइनेंशियल वेयर एज इंटरनल ऑडिट इज ब्रॉडर। तो आशा है इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। व्हाट डज कंप्लायंस मीन इन इंटरनल ऑडिट, यानी इंटरनल ऑडिट में कंप्लायंस जो वर्ड आया है उसका मतलब क्या होता है। अधिकतर विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या गया है। कंप्लायंस का मतलब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अडेयरिंग टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी जो रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं उनकी पालना करना ही है कंप्लायंस। यानी अगर आपको पोस्टिंग क्लेम चाहिए तो एक पॉलिसी बनी होगी इस डिपार्टमेंट की कि किस किस तरह से आपको क्या क्या कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे, किस तरह से कितनी आपकी रैंक है, तो उसके हिसाब से अगर आपका कोई पद है तो उसके हिसाब से अलग अलग पे ग्रेड के हिसाब से आपको आपके अलाउंसेस होंगे। आपका ट्रक का भी अलग अलग होता है वेट के हिसाब से कि आपका किस पे स्केल में आप आते हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। तो उनका कंप्लायंस होता है अडेयरिंग टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आशा है आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 33। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग इन इंटरनल ऑडिट। अब यहां पर आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला है, ऑडिट रिपोर्टिंग। विद्यार्थियों, ऑडिट रिपोर्टिंग कुछ नहीं है, जब आप फाइंडिंग्स लेते हैं यानी फाइनल रिकमेंडेशन से पहले एक आपकी फाइंडिंग्स को मैनेजमेंट के साथ शेयर किया जाता है कि हमने ये पाया है, आप बताइए आपका क्या कहना है। जैसे देखिए ऑडिट की जब टीम आती है, जो आईआईटी में लोग पहले से काम कर रहे होंगे या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सर्विस करके आप आईआईटी की एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आपको पता होगा जब ऑडिट टीम आती है तो एक पेपर पर नोट डाउन करती जाती है अपनी फाइंडिंग्स। जब वो फाइंडिंग्स होती हैं तो आपके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो सेक्शन के हेड होंगे, आपके जो अगर आप डिफेंस में हैं तो आपके सीईओ से मिलती है वो टीम आकर के और बताती है हमको ये फाइंडिंग्स मिली हैं। तो उन फाइंडिंग्स को देख करके सीईओ बोलता है आपसे रिप्लाई देने के लिए कि इन फाइंडिंग्स का हम आपको जवाब दे देते हैं। तो फाइंडिंग्स में अगर उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाता है तो वो रिकमेंडेशन में उस फाइंडिंग को नहीं डालते हैं और वहां से उस पॉइंट को काट देते हैं। तो जिनका रिप्लाई नहीं मिलता है उसके ऊपर वो रिकमेंडेशंस बनाते हैं, तो इसे ही कहते हैं ऑडिट रिपोर्टिंग। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऑडिट रिपोर्टिंग का मतलब है टू शेयर ऑडिट फाइंडिंग्स विद मैनेजमेंट, यानी जो भी कमियां उसे पाई गई हैं फाइंडिंग्स में उसको वो दिखाते हैं ऑडिट रिपोर्टिंग में। होता यह है कि इंटरनल ऑडिट की जब एक्सटर्नल ऑडिट आता है यानी कैग की जब टीम आती है तो सबसे पहले वो पूछती है कि आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, क्योंकि वो रिपोर्ट ही उनको सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या क्या गड़बड़ की होगी, कौन सा अकाउंट उनको चेक करना है। इसीलिए इंटरनल ऑडिट में जो रिकमेंडेशंस में ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं डाला जाता, उसको ओवरकम कर दिया जाता है। मतलब उसे जब तक कैग की टीम आएगी तब तक उसे दूर कर दिया जाता है, मतलब उस कमी को पूरा कर दिया जाता है। इसीलिए कैग की रिपोर्ट, कैग की जो टीम आती है वो भी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट की टीम मांगती है। इसीलिए फाइंडिंग्स को पहले डिस्कस किया जाता है, उसमें जिस पॉइंटों को हम कम कर सकते हैं, जिनको ओवरकम कर सकते हैं उनको कम कर देते हैं और फाइनल में वो पॉइंट डाले जाते हैं जो रियली में
मिस्टेक्स नहीं है बल्कि एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे ऑडिट में वो पॉइंट आएगा तो उस डिपार्टमेंट की वो जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं 35, व्हाई इज डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट इन इंटरनल ऑडिट। डाटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनल ऑडिट में? क्योंकि ऑप्शन बी इज द राइट, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर आपके इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट लीक हो जाती है तो उससे आपके डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस कमजोरी को दूर कर लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लें, इससे आपको फायदा होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो गोपनीयता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर बाहर किसी ऐसे डिपार्टमेंट, मान लो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के इंटरनल ऑडिट में कोई कमी पाई गई तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज ऑडिट चार्टर। अब यहां पर आया है कि ऑडिट चार्टर होता क्या है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेफिनेशन ऑफ रूल्स एंड स्कोप ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। यानी जब भी आपका ऑडिट किया जाएगा, इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, एक ऑडिट चार्टर होता है, एक दिशा निर्देश होता है जिसके द्वारा वो अपने ऑडिट करते हैं कि उनको क्या क्या चेक करना है, कौन कौन से पैरामीटर हैं। यानी बोर्ड ऑफ ऑफिसर, अगर आप वो देखा होगा कि जो आईआईटी में विद्यार्थी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और फिर से अपना जैसे जूनियर अभी सुपरिटेंडेंट का दे रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफिसेज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पर होता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जब होता है तो उसकी आपको टर्म एंड कंडीशंस दी जाती हैं, पहले कि टीओआई दी जाती है कि आपको किसके क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, किस पैरामीटर पे आपको अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस देने हैं। तो उसी को कहते हैं डेफिनेशन ऑफ रूल्स एंड स्कोप ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। और ये ऑफिसर आईसी उस जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का, वो जारी करता है, इंटरनल ऑडिट हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिट हो, और वो दिशा निर्देश लेकर के टीम आती है और उसी दिशा निर्देश पर अपनी रिकमेंडेशंस देती है। ऑप्शन ए इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं 37 की, व्हाट इज द फोकस ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब यहां पर इंटरनल ऑडिट का मेन फोकस क्या होता है वो पूछा है आपसे, तो ऑप्शन बी इज द राइट, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। क्योंकि इंटरनल ऑडिट किया ही इंटरनल प्रोस्पेक्टस के लिए है, यानी इंटरनल पॉलिसीज को चेक करने के लिए है कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ही इंटरनल ऑडिट किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, लीगल टीम, एम्प्लॉयज रिव्यूज, कुछ मतलब नहीं है। इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस से ही लेना देना है। जो प्रोसेस बनाए गए हैं उनको आप ठीक ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। विद्यार्थियों 38 है, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट कंक्लूजन्स। यानी ऑडिट जो कंक्लूजन्स होते हैं उनका मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट आपसे पूछा है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपसे पूछी है ऑडिट कंक्लूजन की, वो है ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलेवेंस। यानी ऑडिट जब कंक्लूजन देते हैं, यानी आप रिकमेंडेशंस जब देंगे तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिलेवेंस होना चाहिए। जो आपने फाइंडिंग्स है, जो आपने पाया है, जो मिस्टेक्स पाया है, उससे जुड़ा हुआ ही कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाइंडिंग्स कोई और बात कह रहा है, रिकमेंडेशन में कुछ और ही आप बात कह रहे हैं। तो दोनों का तारतम्य बैठना चाहिए, यानी ईच रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ईच फाइंडिंग्स। तो ट्रांसपेरेंसी एंड रिलेवेंस दोनों ही जरूरी हैं ऑडिट कंक्लूजन्स के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 38। बात करते हैं 39 की, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट इन इंटरनल ऑडिट। अब यहां पर पूछ लिया है इंटरनल ऑडिट के अंदर रिस्क असेसमेंट का पर्पज क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग रिस्क। तो ये तो मेन पर्पज हो गया है रिस्क असेसमेंट। जो इंटरनल ऑडिट में मेन फोकस क्या है, रिस्क असेसमेंट, यानी आपकी जो कमजोरियां हैं उनको बाहर लाने का काम करता है इंटरनल ऑडिट, यानी रिस्क का असेसमेंट करता है इंटरनल ऑडिट। और उसमें भी क्या काम करता है, आइडेंटिफाई करता है और आपकी रिस्क को जांचता है, इवेलुएटिंग रिस्क को निकाल के लाता है। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरनल ऑडिट को, आपको पता ही नहीं है कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन सी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, आपको कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैंने पहले वीडियो दिया, आपको इंटरनल ऑडिट समझाया, बजटिंग समझाया, उसके बाद इन प्रश्नों को लेकर आया हूं। इससे होता यह है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल तैयार हो जाता है कि हाँ कॉन्सेप्ट ये है, टॉपिक ये है, अब इस पर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को।
क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाई इज ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरी इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरी क्यों है, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू एंश्योर इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी जब किसी काम के लिए नहीं होती, यानी एक तरीके से आपको पता है कि आपको करना क्या है, वो चीज अगर क्लियर नहीं है तो आप कभी ये चेक करेंगे, कभी वो चेक करेंगे और आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑडिट किया क्यों जा रहा है, किस पर्पस के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट जांचने हैं, वो सबको लिखित रूप में मिलता है। इसीलिए वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके एंश्योर किया जाता है इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग। अगर मैं इसे आपको हिंदी में समझाऊं तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ऑडिटिंग में क्यों जरूरी है, यही यहां पर पूछा है, क्योंकि आपको निष्पक्ष बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है निष्पक्षता में कि ऑडिटर किसी भी पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत हित के बिना सही रिपोर्ट देगा, यानी इम्पार्शियल रहेगा। जो ऑडिटर आया है आपके यहाँ पर चेक करने के लिए, वो इम्पार्शियल रहेगा। और एक होती है विश्वसनीयता, यानी ऑडिट रिपोर्ट पर आपको भरोसा बढ़ाता है। अगर ऑडिटर इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है, तो ऑडिट रिपोर्ट को आपको ये बताता है कि आपकी वास्तविक कमजोरी क्या है। दूसरा है कानून की पालना। ऑडिटर को स्वतंत्र रहकर सही निर्णय लेना होता है ताकि कानून और मानकों का पालन हो सके। संक्षिप्त में हम कहें तो वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी जो है ऑडिटिंग की सटीकता और विश्वसनीयता का आधार है, और यही हमारा आंसर है, आंसर ए, टू एंश्योर इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। What is the primary purpose of audit documentation? अब यहां पर आपसे पूछ लिया है कि प्राइमरी पर्पज क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू रिकॉर्ड द ऑडिट प्रोसेस, यानी अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो ऑडिट प्रोसेस को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे कि आपने क्या जांचा, क्या पाया। तो उसे ऑडिट प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इथिक्स इन इंटरनल ऑडिटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये अनेक एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। यानी यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो इथिक्स हैं यानी मॉरल वैल्यूज हैं इंटरनल ऑडिट में क्यों जरूरी है। कि सबसे पहली बात है, इंटरनल ऑडिट में इम्पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप सही रिपोर्टिंग कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आंसर बनता है ऑप्शन ए, टू एंश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। यानी आप एथिक्स के साथ काम करेंगे, मॉरल वैल्यूज के साथ काम करेंगे, तभी आप जाकर के फेयरनेस और एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे इंटरनल ऑडिट के अंदर। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 42। बात करते हैं 43 की। हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर बी मेंटेन। अब वही प्रश्न को यहाँ पर एग्जामिनर ने घुमा करके बना दिया कि हमने बात की इथिक्स की, कि इथिक्स में इंडिपेंडेंस जरूरी है, फेयरनेस जरूरी है, एक्यूरेसी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, कैसे मेंटेन की जाती है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाय रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर जब ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स बनाता है तो उनको डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करता है कि हमने ये पाया है, ये कमियां हैं, इनको आप सुधारिए, और फाइंडिंग्स को शेयर करने के बाद अपने फाइनल रिकमेंडेशंस देता है। उनमें से ऐसे पॉइंट जो कि अभी वास्तव में मिस्टेक्स हुई हैं उन्हीं की रिकमेंडेशन बनाई जाती है। इसीलिए वहाँ पर इंटरनल ऑडिटर की जो है इंडिपेंडेंस बनी रहती है, और डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होता अपने सेक्शन का, अपने सहयोगियों का, क्योंकि इंटरनल टीम है जिन लोगों के साथ आप रात दिन काम करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, नेचुरली आपका झुकाव उनकी साइड होगा। अगर आप उन्हीं को रिपोर्ट देने लगेंगे तो अगर उनको पता चलेगा कि मेरा दोस्त ही इंटरनल ऑडिटर टीम में आया था और मेरे खिलाफ ही पॉइंट लेके चला गया, तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट दी जाती है और उनको बताया जाता है कि इस सेक्शन में ये कमी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाय रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 को अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एविडेंस इन एन ऑडिट। ऑडिट के अंदर जो एविडेंस वर्ड है, एविडेंस का पर्पज क्या है, यानी सबूतों का महत्व क्या है, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू वैलिडेट ऑडिट फाइंडिंग्स। यानी आपके पास अगर अपनी बात को कहने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो कैसे आप फाइंडिंग्स में कहेंगे कि ये आपके पास, यानी कोई अकाउंट आपने चेक किया होगा, वहां पर अगर आपको कोई गड़बड़ी लगी है तो आपने बिल्स चेक किए होंगे, बिल्स के आपने देखा होगा कि आपने सही ढंग से
परचेजिंग जो प्रोसेस है, यानी आपने कोटेशंस वगैरह जो इनवाइट किए वो सही ढंग से इनवाइट किए नहीं किए, L1 को सही ढंग से किया है या नहीं किया है, सप्लाई ऑर्डर ठीक ढंग से दिया है नहीं दिया है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए ऑडिट फाइंडिंग्स को सपोर्ट देने के लिए ही एविडेंस का यूज होता है ऑडिट के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44। बात करते हैं 45 की। व्हाई इज फॉलो अप नेसेसरी टू इंप्रूव द ऑडिट प्रोसेस, यानी ऑडिट जो प्रोसेस है उसको फॉलो अप जो है उसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये कहा गया है। व्हाई इज फॉलो अप नेसेसरी टू इंप्रूव द ऑडिट प्रोसेस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट रिकमेंडेशन। ऑडिट रिपोर्ट आ गई, फाइंडिंग डिस्कस हो गया, रिकमेंडेशंस भी सबमिट हो गया, उसके बाद आपको मंथली आपके ऑडिट जो पॉइंट्स हैं उन पर रिपोर्ट्स देनी पड़ती है कि आपने क्या सुधार किए। आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपके रिकमेंडेशन पे कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट आई, फाइल करके फाइल में आपने पटक दी, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो अगर उस पर फॉलो अप होगा तभी आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे ऑडिट रिकमेंडेशंस पर, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिटिंग इन इंटरनल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग वर्ड जो है इंटरनल ऑडिट में वो क्या है, क्योंकि इंटरनल टीम ऑडिट करती है, इसीलिए रेगुलर एंड ऑटोमेटेड ऑडिट प्रोसेस जो होता है, यानी हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, यानी रेगुलर इंटरवल के बाद जो ऑडिट होता है उसे ही कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, जो इंटरनल टीम ऑडिट करती है, उनका प्राइमरी गोल आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोसेस, यानी जो आपका प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस जो पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए है, उस इंप्रूवमेंट प्रोसेस करने के लिए ही है। आप एक सलाहकारी संस्था के रूप में जाते हैं, सलाह देते हैं कि यहाँ पर आप सुधार कर लीजिए, यहाँ पर आपकी कमी है, तो वही है टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोसेस, यानी इंप्रूवमेंट को हमेशा इंप्रूवमेंट करने के लिए जो सजेशंस होते हैं वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स में आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं 48 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज ऑडिट यूनिवर्स मीन्स इन इंटरनल ऑडिटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए लिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ऑडिट एरियाज, यानी आपको ऑडिट यूनिवर्स एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक लिस्ट होती है जिसमें कहां कहां पर आपको ऑडिट करना है, कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल है जहां पर ऑडिट रिक्वायर्ड है, उसकी लिस्ट होती है, उसे ही कहते हैं ऑडिट यूनिवर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन द ऑडिट प्रोसेस। कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू मिटिगेट रिस्क एंड इंप्रूव ऑपरेशंस जो होते हैं उनको करने के लिए, यानी आपके जो रिस्क हैं उसको तो कम करना है और आपके जो क्रियाकलाप हैं यानी ऑपरेशंस हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए ही आपको ऑडिट प्रोसेस में कंट्रोल, मैंने कहा था इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट में आपको विस्तार से अंतर समझाया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो वही कंट्रोल वर्ड यहाँ पर है कि जो रिस्क है उनको कम करने के लिए इंटरनल पॉलिसीज को लागू करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी जाती है इंटरनल कंट्रोल में और वो उन पॉलिसीज को करते हैं, लेकिन अगर उनमें भी कोई गलती रह जाती है तो उनको चेक करने के लिए किया जाता है इंटरनल ऑडिट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। व्हाट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग ऑडिट फाइंडिंग्स। क्या जरूरी है ऑडिट फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो टॉप मैनेजमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि रिपोर्ट एंड रिटर्न वो पूछता रहेगा, बताइए ऑडिट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की मंथली रिपोर्ट कहाँ है, क्या आपने एक्शन किया, पूरे महीने में कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपने ठीक किए नहीं किए, तो उसका फुल इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी जा करके इफेक्टिवली आपका ऑडिट फाइंडिंग्स कंप्लीट हो पाएंगी। और जब आपकी कैग की टीम आएगी तो अब आप कह सकते हैं कि देखिए इंटरनल फाइंडिंग्स हमारी ये थी, हमने इन पॉइंटों को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, अब इनमें से कोई पॉइंट बचा नहीं है, तो इस तरह से आप अपनी इफेक्टिव ऑडिट इंटरनल ऑडिट को कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जिनमें 25 थे इंटरनल ऑडिटिंग के और 25 थे बजटिंग के। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग आईआईटीज में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन सभी का संकलन हमने आपके लिए किया है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बजटिंग और आंतरिक लेखा परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अब आप इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर देने में सक्षम होंगे।
अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्र इसका फायदा उठा सकें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। हमारे पेड सब्सक्राइबर के लिए विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमें प्रेरित किया। आपकी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मेडल स्कॉलर। वहां पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बहुत सारी पीडीएफ हम आपको देते हैं, जानकारी देते हैं और तो और हम आपको डेली करंट जीके की क्विजेस देते हैं। और एक और निवेदन है कि मैं बहुत सारी पोस्ट डालता हूं, उन पोस्टों को आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने मेंबर्स हमारी इन पोस्टों का फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। आपके एक क्लिक से हमें प्रेरणा मिलती है। अंत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अब अगला वीडियो मैं आपकी जो बॉम्बे आईआईटी के एग्जाम और जोधपुर आईआईटी के एग्जाम के बाद ही बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि आपको एग्जाम में हर्डल हो रहा है तो आप बता सकते हैं। बाकी बेहतर तैयारी करिए, एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है बिना देखे हुए। हर वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है और डंका बजाना है मेडल स्कॉलर का। और आ करके अपनी सफलता की कहानी मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि स्टेज 2 की एग्जाम की तैयारी भी हम ही कराएंगे। ये स्टेज 1 एग्जाम है। जब आप स्टेज 1 एग्जाम पास कर लेंगे तो जो विद्यार्थी पास करेंगे वो हमें जरूर बताएंगे। अपना सब्सक्रिप्शन आप जारी रखें क्योंकि बहुत सारा पड़ाव अभी आपको पार करना है। स्टेज 2 की एग्जाम में आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, कंप्यूटर टेस्ट हो सकता है, उसकी वीडियोस और पीडीएफ्स बहुत सारी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं और भी अपलोड कर देंगे अगर आपकी डिमांड आएगी तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।